नमस्कार। आपका वामिका एकेडमी पर स्वागत है। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी को विदित है कि वामिका एकेडमी के माध्यम से जेबीएनएल जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा 2026 के रिगार्डिंग फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्सेज चलाया जा रहा है, जिसमें ऑलरेडी आपकी 6 सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुकी है। यानी आपकी अकाउंटेंसी कंप्लीट कर चुके हैं, आपका जीएसटी कंप्लीट हो चुका है, इसके अलावा आपका कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट कंप्लीट हो चुका है, और सामान्य ऑडिट कंप्लीट हो चुका है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग कंप्लीट हो चुका है, और इनकम टैक्स एक्ट 1961 और 2025 आपका कंप्लीट कर चुके हैं। इन 6 सब्जेक्ट आपकी कंप्लीट हो चुकी है और इनके रिगार्डिंग मैंने सेपरेट प्लेलिस्ट बना रखी है, जो प्रत्येक वीडियो में अनाउंसमेंट करता हूँ कि जेबीएनएल जूनियर अकाउंटेंट जो भी सब्जेक्ट उस नाम से करके क्लासेस के नाम से प्लेलिस्ट बना रखी है। 6 प्लेलिस्टें हैं, आपको यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। अगर किसी को नहीं मिलती है तो मुझे आप मैसेज कॉल कर सकते हैं। और इसके अलावा मैं प्रत्येक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक पिन करता हूँ। टेलीग्राम चैनल आपको अवश्य ज्वाइन करना है ताकि वीडियो तुरंत मिल सके, जो भी नोट्स पीडीएफ आपको तुरंत मिल सके। और उसके अलावा डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं प्रत्येक जो आपका प्लेलिस्ट है उसका लिंक भी पिन करता हूँ, तो आपको प्लेलिस्ट है वहाँ भी मिल जाएगी और उसके अलावा होम पेज पे भी आपको मिल जाएगी। तो आज आपका 7 नंबर का सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे, यानी नया सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। वो रहेगा आपका कंपनी लॉ के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? कंपनी लॉ के बारे में बात करेंगे, जिसमें पहले कंपनी एक्ट 2013 के बारे में बात करेंगे। यानी कंपनी क्या होती है, कंपनी का निर्माण किस प्रकार से किया जाता है, पार्षद सीमा नियम, अंतर नियम क्या होते हैं, संचालक क्या होते हैं, अंशधारियों की सभा क्या होती है, एक्सेट्रा जो भी कंपनी लॉ में देर का वो पढ़ेंगे। उसके अलावा आपका आईपीआर एक्ट पढ़ेंगे, सीसी एक्ट पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा सूचना प्रौद्योगिकी एक्ट पढ़ेंगे और आरटीआई पढ़ेंगे, ठीक है। इस प्रकार से हालांकि आपके सिलेबस में नहीं देगा, लेकिन प्रश्न आपके आने की पूरी पूरी संभावना है। प्रश्न आपको कहीं से पूछ आ सकता है, तो आपको ये तैयारी जरूर रखनी है। सूचना प्रौद्योगिकी एक्ट भी आपका प्रश्न में आएगा, एग्जाम में आएगा, ठीक है। तो आज का नया सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे, यानी कंपनी का बेसिक इंट्रो देखेंगे और आपकी 7 नंबर की सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। क्लास फर्स्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। और जैसा कि मैं प्रत्येक वीडियो में कहता हूँ, सब कुछ आपके लिए फ्री है, 1 रुपये आपसे वसूल नहीं करूँगा। तो अभी इसमें जो आपको जो ये क्लासें मिलेगी, यानी फर्स्ट क्लास है, तो इसके लिए प्लेलिस्ट बनाएंगे अपन सेपरेट सेपरेट। जेबीएनएल जूनियर अकाउंटेंट कंपनी लॉ क्लासेज के नाम से प्लेलिस्ट है, तो उसमें ही आपको ये क्लासें मिल जाएगी एक जगह, ठीक है। तो फर्स्ट क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं फ्रेंड्स। यानी निगम एवं फर्म संबंधित कानूनी पहलुओं के बारे में बात करेंगे। पहले फसली बात करेंगे कंपनी के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे फ्रेंड्स? कंपनी के बारे में बात करेंगे। और जैसा कि आप सभी को विदित है कि ये नोट्स है आपके बाइलिंगुअल है, यानी हिंदी में और इंग्लिश दोनों में है। टाइपिंग नोट्स है, और जो भी इंग्लिश वाला अभ्यर्थी है उसके लिए भी फायदेमंद है, और साथ में हिंदी मीडियम वाला है उसके लिए भी फायदेमंद है। तो एक्स्ट्रा आपको अन्य क्लासों में जाने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। तो देखते हैं कंपनी का, पहले बेसिक देखते हैं कंपनी होती क्या है। तो कंपनी से आशय लाभार्जन के उद्देश्य से व्यक्तियों द्वारा बनाई गई ऐसी संस्था से है जिसका सम्मेलन एक वैधानिक कृत्रिम व्यक्ति के रूप में होता है। क्या होता है? यानी वैधानिक कृत्रिम व्यक्ति होता है, प्राकृतिक व्यक्ति नहीं होता। कंपनी क्या होता है? कृत्रिम व्यक्ति के रूप में होता है, जिसके सदस्यों का दायित्व एक लिमिटेड रहता है तथा जिसका अस्तित्व सदस्यों के अलग होता है एवं उनकी एक सार्वमुद्रा होती है, ठीक है। तो कंपनी के बारे में आप बार बार क्लास 11 से पढ़ते आ रहे हैं। इन कंपनी की एक सार्वमुद्रा होती है, इसके सदस्य होते हैं, इसका अस्तित्व अलग होता है, सेपरेट एंटिटी होती है, और सदस्यों का दायित्व उसका सीमित होता है, जो उसकी लाइबिलिटी उस तक रहता है, और एक कृत्रिम वैधानिक व्यक्ति होता है, ठीक है। तो इसका इंग्लिश वर्जन देख लेते हैं। तो ए कंपनी रेफर्स टू एन एंटिटी फॉर्म्ड बाय इंडिविजुअल विद द objective of earning profit which is incorporated as a statutory artificial person possesses limited liability for its members, maintains an existence distinct from its members and has a common seal। नेक्स्ट है भारतीय कंपनी अधिनियम। अब जैसा कि आप सभी को पता है या होना चाहिए कि पहले कंपनी एक्ट 1956 चलता था, उसको समाप्त कर दिया गया है और उसकी जगह आपका कंपनी अधिनियम 2013 लागू कर दिया गया है, ठीक है। तो भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 की धारा कौन सी है? भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 220, ध्यान रखना 220 के अनुसार कंपनी का आशय क्या है कि इस अधिनियम या पूर्व कंपनी अधिनियम के अधीन पंजीकृत कोई कंपनी से, यानी इस 2013 अधिनियम से पूर्व अगर जो भी एक्ट से, जो भी पुराना एक्ट था
उस अधिनियम के तहत अगर कोई कंपनी पंजीकृत हुई है तो वो एक तरह से वैलिड कंपनी है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 220 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, कंपनी मीन्स ये कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ, ठीक है। 2013 एक्ट से पहले जो भी कंपनियां जिनका समावेश हो चुका है वो भी एक तरह से कंपनी कहलाएगी। तो न्यायाधीश मार्शल के अनुसार संयुक्त पूंजी कंपनी यानी जॉइंट स्टॉक कंपनी के बारे में बात हो रही है। तो संयुक्त पूंजी कंपनी एक कृत्रिम, अदृश्य तथा अमूर्त संस्था है जिसका वैधानिक अस्तित्व होता है और जो विधान द्वारा निर्मित होती है। कानून की उत्पत्ति होने के कारण इसके पास वही संपत्ति होती है जो इसे जन्म देने वाला कानून स्पष्ट रूप से प्रदान करता है या जो इसके अस्तित्व के लिए आवश्यक है, ठीक है। उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि कंपनी एक वैधानिक कृत्रिम व्यक्ति है। वैधानिक ना है, कंपनी एक आर्टिफिशियल कृत्रिम व्यक्ति होता है जिसका निर्माण कंपनी अधिनियम के अधीन या किसी विशेष उद्देश्य के लिए होता है और इसके सदस्यों का दायित्व सामान्यतः सीमित होता है। इसका अस्तित्व सदस्यों से अलग होता है यानी सेपरेट एंटिटी होती है और इसके पास एक सार्वभौम मुद्रा होती है। सदस्यों के आने जाने पर इस कंपनी में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कंपनी की प्रकृति या विशेषताओं के बारे में बात करते हैं, कंपनी की प्रकृति या विशेषताएं देखते हैं। तो कंपनी एक तरह से समावेली संघ होता है, कृत्रिम व्यक्ति होता है। अब देखते हैं इसको, समावेली संघ के बारे में बात करते हैं पहले। यानी थ्योरेटिकल चैप्टर है तो इसमें ज्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है और इससे नॉर्मल चीज, नॉर्मल टॉपिक है तो इसमें हर कॉमर्स का व्यक्ति जानता है। तो समावेली संघ है यानी इनकॉर्पोरेटेड, एक तरह से इनकॉर्पोरेटेड संघ होता है ये। तो कंपनी का निर्माण विधान द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है यानी लॉ के द्वारा इसका इनकॉर्पोरेशन किया जाता है। इसका अस्तित्व तभी तक रहता है जब तक इसे कानून द्वारा मान्यता प्राप्त हो। कंपनी अधिनियम के अधीन कंपनी का निर्माण एवं पंजीयन अर्थात सम्मेलन होना अनिवार्य होता है। यानी इनकॉर्पोरेटेड कंपनी इज क्रिएटेड बाय ए लॉ, इट्स एक्सिस्टेंस continues only as long as it is recognized by a law under the Companies Act. The formation and registration, that is incorporation of the company, are mandatory. ठीक है, समावेली संघ हो गया। नेक्स्ट परिभाषा इसकी कृत्रिम व्यक्ति है। तो कंपनी की दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यह विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति होता है। कंपनी को कृत्रिम व्यक्ति इसलिए कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका जन्म प्राकृतिक तरीके से होता है, यानी एक नेचुरल जो जिस तरह से जीवित प्राणी का या मनुष्य का जन्म होता है उस तरीके से इसका जन्म नहीं होता है। इसका जन्म व्यक्तियों या संघ द्वारा मिलकर किया जाता है क्योंकि इसका जन्म प्राकृतिक तरीके से होता है। कंपनी एक अदृश्य होती है यानी इसको देखा नहीं जा सकता है, छुआ नहीं जा सकता है, और अमर व्यक्ति है यानी कभी ये मरने वाली नहीं है जब तक इनके सदस्य इसका अस्तित्व कानून की दृष्टि से बना रहता है। अमर यानी अमर व्यक्ति है जिसका अस्तित्व केवल कानून की दृष्टि में होता है। जब तक कानून में ये जीवित है तब तक ये अमर रहेगी। नेक्स्ट पृथक वैधानिक अस्तित्व है यानी सेपरेट एंटिटी सिस्टम होता है इनका। कंपनी का समावेलन हो जाने के पश्चात इसका अपने सदस्यों से पृथक अस्तित्व होता है। सदस्यों को आने जाने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। सदस्यों की निजी संपत्ति अलग होती है, कंपनी की अलग होती है। अतः कंपनी अपने किसी भी सदस्य के साथ कोई भी अनुबंध कर सकती है, अपने नाम से संपत्ति रख सकती है, रुपये का लेन देन कर सकती है, बैंक में खाता खोल सकती है, दूसरों पर वाद प्रस्तुत कर सकती है और दूसरे व्यक्ति भी कंपनी पर वाद प्रस्तुत कर सकते हैं। इसी कारण से इसका पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है। फिर स्थायी अस्तित्ववाद बारे में बात करें, यानी स्थायी अस्तित्व यानी कंपनी का चिर स्थायी अस्तित्व भी इसका एक महत्वपूर्ण लक्षण है। यानी एक तरह से जब तक कानून की दृष्टि से इसको अवैध घोषित नहीं किया जाता है तब तक ये स्थायी रहती है। इसका जीवन इसके सदस्यों अथवा संचालकों के जीवन पर निर्भर नहीं करता है, यानी सदस्य आते रहते हैं जाते रहते हैं। सदस्यों की मृत्यु है, दिवालियापन है या पागल हो जाने का कंपनी के अस्तित्व पर कोई विपरीत प्रभाव यहाँ पे नहीं पड़ता है। नेक्स्ट सार्वभौम मुद्रा है यानी कॉमन सील है। तो सार्वभौम मुद्रा कंपनी के सामान्य अस्तित्व का एक प्रतीक होता है, यानी एक तरह जो भी कंपनी कार्य करती है वो सील या कॉमन सील या सार्वभौम मुद्रा के अंतर्गत कार्य करती है, तो एक तरह से प्रतीक होता है। इसके प्रयोग होने पर ही कंपनी को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। यानी कॉमन सील, द कॉमन सील इज ए सिंबल ऑफ द कंपनीज कॉर्पोरेट एक्सिस्टेंस। द कंपनी कैन बी हेल्ड लायबल ओनली व्हेन इट इज यूज्ड। सार्वभौम मुद्रा का यूज किया जाता है तभी कंपनी को किसी प्रकरण में लायबल ठहराया जा सकता है। नेक्स्ट सीमित दायित्व है, एंड जो भी इसके मेंबर्स होते हैं उनका दायित्व है एक तरह सीमित होता है, जो उसकी लायबिलिटी है वहां तक सीमित रहेगा। तो कंपनी के प्रत्येक अंशधारी एंड जो भी उसके अंशधारी है या स्टेक होल्डर है का दायित्व सामान्यतः सीमित होता है। अंशधारी का, स्टेक होल्डर की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, केवल अंशधारी की हो रही है। तो अंशधारी का दायित्व सामान्यतः सीमित होता है कंपनी के समापन की दशा में, यानी कंपनी का जो बाइंडिंग अप होता है उस दशा में सदस्यों का दायित्व उनके द्वारा खरीदे गए अंशों के अंकित मूल्य तक ही सीमित होता है, ठीक है। जो भी लायबिलिटी उनकी बकाया वहां तक सीमित है। गारंटी द्वारा सीमित कंपनी को, अब इसमें नेक्स्ट एक चीज देर की है कि गारंटी द्वारा सीमित कंपनियों की दशा में सदस्यों का दायित्व गारंटी दिए गए धन की सीमा तक ही सीमित होता है। जो भी गारंटी, अगर गारंटी द्वारा सीमित कंपनियां बनाई गई है, जो भी उसके मेंबर्स है अंशधारी, अगर उन्होंने जो गारंटी दी है किसी भी रिगार्डिंग लायबिलिटी के रिगार्डिंग या
प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग, तो उस सीमा तक उनका दायित्व सीमित होता है। सदस्यों की संख्या के बारे में बात करें तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको विशेष ध्यान रखना है। इस प्रकार से आपका एग्जाम प्रश्न आ सकता है। निजी कंपनी में कितने सदस्य होते हैं, मिनिमम मैक्सिमम कितने हो सकते हैं। सार्वजनिक कंपनी में निजी के मिनिमम कितने होते हैं, मैक्सिमम कितने होते हैं। और ओपीसी 1% कंपनी में मिनिमम सदस्य कितने होते हैं, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, ठीक है। और संचालक कितने हो सकते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। तो ओपीसी के बारे में जैसा नाम से प्रतीत है 1% कंपनी है, तो इसमें तो एक सदस्य रहेगा, मिनिमम एक और मैक्सिमम एक। तो सदस्यों की संख्या देखते हैं तो एक सार्वजनिक कंपनी में सदस्यों की संख्या कम से कम 7 होती है। कम से कम यानी सार्वजनिक कंपनी में एंड पब्लिक कंपनी में सदस्यों की संख्या मिनिमम कितनी होगी, 7, और मैक्सिमम नॉन लिमिटेड जितने अंशों की संख्या है वहां तक होगी, ठीक है। मैक्सिमम नॉन लिमिट जो अंशों की संख्या के बराबर यहाँ पे जो जितने भी अंशधारी है इतने सदस्य यहाँ पे हो सकते हैं। और अधिक से अधिक इसके द्वारा निर्गमित अंशों क्या है, निर्गमित अंशों की संख्या तक होती है। जबकि कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार निजी कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी के बारे में बात करें, एंड प्राइवेट कंपनी का मतलब अभी देखेंगे आगे निजी कंपनी क्या होती है, प्राइवेट कंपनी क्या होती है। तो इसमें न्यूनतम संख्या क्या होती है, 2 होती है, और मैक्स यहाँ पे 200 होती है, ठीक है। यानी प्राइवेट कंपनी अपने अंशों पर हस्तांतरण प्रतिबंध लगाती है या जनता में वो प्रतिवेदन जारी नहीं कर सकती है, ठीक है। और सार्वजनिक निजी कंपनी और सार्वजनिक कंपनी जनता से धन उगाही कर सकती है, तो ये भी इनकी विशेषताएं होती है। तो नंबर ऑफ मेंबर्स है इन पब्लिक कंपनी, द नंबर ऑफ मेंबर्स रेंजेस फ्रॉम ए मिनिमम ऑफ 7 टू ए मैक्सिमम equal to the number of share issued by it according to the Companies Act 2013. A private company can have a minimum of 2 and maximum of 200 members, ठीक है। यानी निजी कंपनी में मिनिमम 2 और मैक्सिमम 200 हो सकते हैं, जबकि सार्वजनिक कंपनी में मिनिमम 7 और मैक्सिमम जो जितने अंश निर्गमित किए गए उतनी संख्या तक यहाँ पर सदस्य हो सकते हैं। फिर प्रतिनिधि प्रबंध के बारे में बात करते हैं। इसके बारे में बात करते हैं, प्रतिनिधि प्रबंध है यानी कंपनी अपने कार्यों का संचालन स्वयं नहीं कर सकती है। कंपनी का संचालन एवं प्रबंध अंशधारियों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा किया जाता है। यानी एक तरह से डायरेक्टर को नियुक्ति की जाती है, फिर अंशधारी द्वारा जो भी एमडी होते हैं, जो भी संचालक होते हैं, वो कंपनी का डे बाय डे का कार्य ऑपरेटिंग का कार्य करते हैं। तो संचालन एवं प्रबंध अंशधारियों के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा किया जाता है, ठीक है। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ कंपनी। अब यहाँ पे आते हैं इंपोर्टेंट आपका टाइप्स ऑफ कंपनी। ये कंपनियां कितने प्रकार की होती है वो देखते हैं। फर्स्ट तो है समामेलन के आधार पर, फिर दायित्व के आधार के बारे में बात करेंगे, फिर इसके बाद में स्वामित्व के आधार पर, राष्ट्रीयता के आधार पर, सदस्यों की संख्या के आधार पर बात करेंगे, ठीक है। फिर इकाई की स्वतंत्रता के आधार पर बात करेंगे। अब इनको 1 बाय 1 देखते हैं। तो पहले बात करते हैं फ्रेंड्स समामेलन के आधार पर। किसके आधार पर बात करेंगे, यानी कंपनी के प्रकार में पहला देखेंगे समामेलन के आधार पर। तो समामेलित कंपनियां, समामेलित कंपनी से तात्पर्य ऐसी कंपनी से है जिसका निर्माण किसी विधान के अंतर्गत हुआ, यानी किसी भी विधान के अंतर्गत जिस कंपनी का निर्माण किया जाता है उसे समामेलित कंपनियां कहा जाता है। और असमामेलित कंपनियां किसे कहा जाता है, तो कोई भी संस्था या कंपनी जो कंपनी अधिनियम 13 के अधीन या पूर्ववर्ती किसी भी कंपनी विधान के अधीन समामेलित नहीं है, वह असमामेलित कंपनी कहलाती है, ठीक है। यानी कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत जो कंपनियां समामेलित होती है या उससे पूर्व अधिनियम के अंतर्गत समामेलित है उसको समामेलित कंपनियां कहा जाता है। और कंपनी अधिनियम 2013 और उससे पहले जो भी अधिनियम था आपका 1956 का, जो समय समय पर संशोधित होता रहा था, तो उसके अधीन अगर उसका समामेलन नहीं हुआ है तो उसको असमामेलित कंपनी यहाँ पे कहा जाएगा। फिर बात करते हैं दायित्व के आधार पर। किसके आधार पर, दायित्व के आधार पर। तो सीमित दायित्व वाली कंपनियां, इन कंपनियों में अंशधारियों का दायित्व सीमित रहता है। इसके अंतर्गत अंशों द्वारा सीमित कंपनियां एवं गारंटी द्वारा या प्रत्याभूति द्वारा सीमित कंपनियां आती है, ठीक है। यानी सीमित दायित्व वाली कंपनियां में अंशधारियों का दायित्व है जो उसकी लायबिलिटी तक यानी सीमित रहता है। इसके अंतर्गत अंशों द्वारा सीमित कंपनियां या गारंटी या प्रत्याभूति द्वारा जो सीमित कंपनियां है, इस प्रकार की कंपनियां दायित्व के आधार पर इनका समामेलन किया जाता है। नेक्स्ट असीमित दायित्व वाली कंपनियों के बारे में बात करें तो वे संस्थाएं जिनमें अंशधारियों का दायित्व असीमित रहता है उन्हें असीमित दायित्व वाली कंपनियां कहलाता है। यानी इनकी जो लायबिलिटी है असीमित होता है, ठीक है, वो समय परिस्थिति के ऊपर डिपेंड करता है। फिर स्वामित्व के आधार के बारे में बात करें, ओनरशिप के आधार पर कंपनियों के बारे में बात करें, यहाँ पे ये काफी इंपॉर्टेंट है, विशेष ध्यान रखना आपको इसको। तो सरकारी कंपनियां पहले बात करेंगे, सरकारी कंपनी, और फिर बात करेंगे प्राइवेट या गैर सरकारी कंपनी के बारे में। तो सरकारी कंपनियां भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार वे कंपनियां जिनका पूंजी का 51% भाग, कितना, मिनिमम 51% भाग या अधिक भाग भारत सरकार के अधीन हो या राज्य सरकार के अधीन हो या 2 से अधिक राज्य सरकार या भारत सरकार के अधीन होता है, वो एक तरह की सरकारी कंपनियां कहलाती है। यानी 51% या उससे अधिक जो भाग गवर्नमेंट के पास में होता है वो सरकारी कंपनियां कहलाती है। और गैर सरकारी कंपनी के बारे में बात करें, प्राइवेट कंपनी के बारे में बात करें, जिस कंपनी की संपूर्ण या अधिकांश अंश पूंजी निजी क्षेत्र के उद्यमी तथा जन सामान्य द्वारा धारित होती है उसे गैर सरकारी कंपनी कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, नॉन गवर्नमेंट कंपनी उसको
कहा जाता है। ठीक है, इसके बारे में आप कक्षा 11 से पढ़ते आ रहे हैं। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं राष्ट्रीयता के आधार पर, नेशनलिटी के आधार पर बात करें कंपनियों की। देशी विदेशी कंपनियां हैं, तो देशी कंपनियों के बारे में बात करें तो वे कंपनियां जिनका समावेलन भारतीय कंपनी अधिनियम के अंतर्गत होता है देशी कंपनियां कहलाती है। भारतीय कंपनी अधिनियम जो भी 2013 है या उससे पूर्व अधिनियम 1956 का अधीन जिनका समावेलन हुआ है, रजिस्ट्रेशन हुआ है, वो देशी कंपनियां कहलाएगी। और विदेशी कंपनियों के बारे में जस्ट इसका विपरीत हो जाएगा, यानी वे कंपनियां जो भारत में व्यापार करती है, यानी भारत में उसका व्यापार है, उसका कार्यालय है, ठीक है, लेकिन परंतु विदेश में रजिस्टर्ड होती है, यानी विदेश में वो रजिस्टर्ड होती है और उस देश के कानून के हिसाब से रजिस्टर्ड होती है, लेकिन व्यापार भारत में करती है, तो वो विदेशी कंपनियां यहाँ पे कहलाती है। ठीक है, तो इजी सा परिभाषा है। फिर सदस्यों की संख्या के आधार पर बात करें, यहाँ पे इसके बारे में बात करते हैं फ्रेंड्स, सदस्यों की संख्या के आधार पर। तो निजी कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 268, यानी जो प्राइवेट कंपनी है, धारा 268, ये धारा आपको ध्यान रखनी है। तो निजी कंपनी कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 268 के अनुसार, यानी सेक्शन 2 क्लॉज 68 के अकॉर्डिंग निजी कंपनी से तात्पर्य क्या है, जो अपने अंतर नियमों द्वारा, अब इसमें परिभाषा बता रही क्या क्या विशेषताएं होती है निजी कंपनी की। एक तो होती है अपने अंशों, यदि हो, अगर कोई अंश है, यदि हो के हस्तांतरण के अधिकार पर प्रतिबंध लगाती है, यानी अंशों को ट्रांसफर नहीं कर सकती, पहले तो इसकी विशेषता होती है। दूसरी होती है अपने सदस्यों की संख्या, यानी एक व्यक्ति कंपनी को छोड़कर, यानी एक व्यक्ति कंपनी में तो केवल एक व्यक्ति होता है, तो अपने सदस्यों की संख्या को 200 तक ही सीमित रखती है, यानी मैक्स से मैक्स मिनिमम 2 और मैक्सिमम 200 सदस्य यहाँ पे रह सकते हैं। इन सदस्यों में निम्न व्यक्तियों को शामिल नहीं किया जाता है, जो भी ये 2 से लेकर 200 तक जो सदस्य होते हैं, इनमें इन व्यक्तियों को शामिल नहीं किया जाता है। अब कौन कौन से हैं? ऐसे व्यक्ति जो उस कंपनी के कर्मचारी है, वो सदस्यों की संख्या में शामिल नहीं होंगे। इसके अलावा ऐसे व्यक्ति जो पहले कंपनी के कर्मचारी होते हुए कंपनी के सदस्य थे और अब कर्मचारी नए होते हुए भी कंपनी के सदस्य बने हुए हैं, तो इनको इंक्लूड नहीं किया जाएगा। इसके अलावा जो अपने अंशों एवं ऋण पत्रों के क्रय के लिए जनता को निमंत्रण देने पर निषेध लगाती है धारा 268, यानी प्राइवेट कंपनी कभी भी अपने अंश एवं ऋण पत्रों को जनता में प्रोस्पेक्ट या इनका प्रतिवेदन जारी नहीं कर सकती है, एंड जनता से पैसा उगाने का कार्य निजी कंपनियां नहीं कर सकती है, जबकि सार्वजनिक कंपनियां एक तरीके से यहाँ पे जनता को आमंत्रित कर सकती है। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो ये तो हो गई निजी कंपनी की। अब सार्वजनिक कंपनी के बारे में बात करें। यहाँ पे सार्वजनिक कंपनी वह कंपनी जो एक निजी कंपनी नहीं है, जस्ट इसका विपरीत हो जाएगा। सार्वजनिक कंपनी कहलाती है धारा 315 के अकॉर्डिंग सार्वजनिक कंपनी पर निजी कंपनी के प्रतिबंध लागू नहीं होते हैं। ये अंशों व ऋण पत्रों, ये सबसे बड़ी विशेषता इसकी क्या है कि यह अंशों एवं ऋण पत्रों, यानी जो भी शेयर्स है, जो भी डिवेंचर्स है, को क्रय करने के लिए जनता को आमंत्रित कर सकती है। ठीक है, यानी जनता में प्रोस्पेक्ट जारी कर सकती है। इसमें न्यूनतम सदस्य संख्या 7 होती है और मैक्सिमम सदस्य संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है, जितने अंश जारी किए गए उतने अंशों तक यहाँ पे मैक्सिमम सदस्य हो सकते हैं। ठीक है, ये तो सार्वजनिक कंपनी की विशेषता होगी। नेक्स्ट बात करते हैं ओपीसी। तो 1% कंपनी का जो कंसेप्ट था वो कंपनी अगर 2013 में लाया गया था, पहले इस प्रकार का कोई कंसेप्ट नहीं था, यानी एक व्यक्ति भी 1% कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। ठीक है, तो इसमें मिनिमम एक व्यक्ति होता है। ठीक है, और इसके अलावा 1% कंपनी की विशेषता होती है कि जो ओपीसी एक व्यक्ति जो इसका मालिक है, अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसका जो नॉमिनी होता है, तो नॉमिनी की पहले से लिखित सहमति ली जाती है, तो वही उसका उत्तराधिकारी बनता है। और इसमें जो संचालकों के बारे में बात करें तो 1% कंपनी में भी मैक्स टू मैक्स 15 संचालक यहाँ पे नियुक्त किए जा सकते हैं, जिस प्रकार से निजी और सार्वजनिक कंपनी में किए जाते हैं। एक व्यक्ति कंपनी अधिनियम की धारा 262 के अनुसार एक व्यक्ति कंपनी से तात्पर्य उस कंपनी से है जिसका केवल एक ही सदस्य होता है। एक व्यक्ति कंपनी ओपीसी 1% कंपनी कहलाती है, भी एक समावेशित एवं विधिक व्यक्ति है जिसका अपने निर्माता एवं एकमात्र सदस्य से पृथक अस्तित्व होता है, यानी जो भी सदस्य है उससे बिल्कुल इसका सेपरेट एंटिटी रहेगी। इसके सदस्य का दायित्व सीमित होता है, यानी जो इसका सदस्य होता है इसका दायित्व एक तरह से सीमित होता है। एंड अकॉर्डिंग टू सेक्शन 262 ऑफ द कंपनीज एक्ट, ए 1% कंपनी रेफर्स टू ए कंपनी दैट हैज ओनली वन मेंबर। ए 1% कंपनी ओपीसी इज एन इनकॉर्पोरेटेड legal entity with an existence separate from that of its creator and sole member. The liability of its member is limited. ठीक है, यानी इसके जो सदस्य होते हैं उसकी लाइबिलिटी सीमित होती है। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति कंपनी में सदस्य केवल एक ही होता है, इसमें कम से कम एक संचालक होना आवश्यक होता है। ठीक है, यानी कम से कम एक तो डायरेक्टर होना आवश्यक होता है, किंतु एक व्यक्ति कंपनी में भी अधिकतम 15 संचालकों की नियुक्ति की जा सकती है, ये आपको विशेष ध्यान रखना है। नेक्स्ट विशेषता देखते हैं इकाई की स्वतंत्रता के आधार पर। इसके आधार पर इकाई की स्वतंत्रता के आधार पर, तो स्वतंत्र इकाई कंपनियां वे कंपनियां जिनकी अन्य सहायक कंपनियां नहीं होती है, स्वतंत्र इकाई कंपनियां कहलाती है, यानी जो जिसकी सब्सिडरी कोई कंपनी नहीं होती है, एक तरीके से स्वतंत्र कंपनी कहलाती है। नेक्स्ट है सब्सिडरी कंपनी के बारे में बात करें तो जिन कंपनियों के पूंजी भाग के 50% यानी जो उसकी कैपिटल है, इक्विटी है,
50% से अधिक भाग पर दूसरी कंपनी का अधिकार होता है, तो एक तरीके से जिस जिस कंपनी का अधिकार होता है वो तो कहलाती है होल्डिंग कंपनी, और जो जिस जिस पर अधिकार करती है वो कहलाती है सहायक कंपनी। ठीक है। अब होल्डिंग कंपनी के बारे में बात करें, जैसे इसका विपरीत आ गया, तो सूत्रधारी कंपनियां वे कंपनियां जिनकी दूसरी कोई सहायक कंपनी हो, उसके 50% से अधिक भाग की वह स्वामी हो, तो वह होल्डिंग कंपनी यानी एक तरीके से सूत्रधारी कंपनी वो कहलाती है। ठीक है। तो इनकी परिभाषा देख चुके हैं। अब देखते हैं यहाँ पे कंपनियों के टाइप्स के बारे में बात हो चुकी है। अब करते हैं कंपनी का निर्माण किस प्रकार से किया जाता है, यानी कंपनी फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी, यानी कंपनी बनाने हेतु क्या क्या प्रोसेस होती है, किस प्रकार से प्रक्रिया करनी होती है, सबसे पहले क्या करना होगा, कहाँ रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, किन किन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी, एक्सेट्रा, इनके बारे में डिटेल्स यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है। अब बात करते हैं यानी कंपनी का निर्माण किस प्रकार से किया जाता है। यानी किसी कंपनी को वैधानिक रूप से अस्तित्व में लाना तथा व्यापार योग्य बनाना कंपनी का निर्माण या उसकी स्थापना कहलाती है। कंपनी के निर्माण की निम्न अवस्थाएं हैं, यानी कंपनी का निर्माण तभी होता है जो कानून के द्वारा उसका रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आपने कानून कोई बिल्डिंग खड़ी कर ली, व्यापार चालू कर दिया और आपने कंपनी का नाम रख दिया XYZ लिमिटेड, तो एक तरह से इलीगल कंपनी कहलाती है। तो फर्स्टली प्रोसेस होगी, कंपनी का प्रवर्तन होगा, तो यह कंपनी के निर्माण की आधारभूत प्रथम सीढ़ी होती है। क्या होती है, यानी कंपनी का जो कॉर्पोरेशन होता है वो एक तरह से कंपनी का निर्माण की आधारभूत प्रथम सीढ़ी होती है। सामान्य रूप में प्रवर्तन का आशय प्रारंभ करने से होता है। क्या होता है, प्रारंभ करने से होता है, इसके द्वारा ही कंपनी अस्तित्व में आती है। इस प्रकार कंपनी के निर्माण के संबंध में किए जाने वाले प्रारंभिक कार्यों की संपूर्ण श्रृंखला को प्रवर्तन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रवर्तन कहा जाता है। अब फर्स्ट देखते हैं कंपनी प्रवर्तक क्या होता है। यानी प्रवर्तक कौन होता है, जो कंपनी का निर्माण के लिए कार्य करता है वो एक तरह से सामान्य रूप से प्रवर्तक कहलाएगा। तो प्रवर्तक वह व्यक्ति होता है जो कंपनी के प्रवर्तन का कार्य करता है या निर्माण का कार्य करता है तथा एक नई कंपनी की स्थापना हेतु प्रयास करता है। प्रवर्तक किसी कंपनी का जन्मदाता या संस्थापक होता है। ठीक है। जो व्यक्ति कंपनी बनाने के लिए कार्य करता है वही एक तरीके से यहाँ पे कंपनी प्रवर्तक कहलाता है। यानी कंपनी प्रमोटर, ए प्रमोटर इज एन इंडिविजुअल हु अंडरटेक्स द वर्क ऑफ परफॉर्मिंग ए कंपनी एंड strives to establish a new one. The promoter acts as the originator or founder of the company. ठीक है। अब कंपनी हेतु प्रवर्तकों को निम्न कार्य करने होते हैं। जो भी प्रमोटर होते हैं उनको कौन कौन से कार्य करने होते हैं, तो जैसे मान के चलो आप भी कंपनी बना सकते हैं, आप भी प्रमोटर हो सकते हैं। पहले तो कंपनी की स्थापना की योजना बनाएंगे, अपन को कंपनी बनानी है, किस नाम से बनानी है, किस क्षेत्र में अपन को व्यापार करना है, कंपनी का स्थान चूज करना है, कार्य, श्रम, परिवहन इत्यादि पर विचार करेंगे, किन किन की आवश्यकता होगी। कंपनी के निर्माण हेतु जो भी एक्सपर्ट जैसे वकील है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, इंजीनियर है, और भी जो भी विशेषज्ञ है जो संबंधित क्षेत्र में, उनकी सलाह ली जाएगी। कितनी पूंजी की आवश्यकता होगी, इसके अलावा कंपनी के नाम का चयन किया जाएगा, यानी कि नाम एक तरह से रिजर्व होना चाहिए, अन्य किसी भी व्यक्ति के नाम से मिलता जुलता नहीं होना चाहिए। कंपनी है तो पूंजी एकत्रित करेंगे, अगर निजी कंपनी है तो सदस्यों से करेंगे, अगर सार्वजनिक कंपनी है तो जनता में अभिधान आमंत्रित करेंगे, पंजीकृत कार्यालय की व्यवस्था करेंगे, रजिस्टर्ड कार्यालय का स्थापित करना है। फिर इसके अलावा जो कंपनी का जो रूल्स रेगुलेशन है, जैसे पार्षद सीमा नियम है, ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो पार्षद सीमा नियम का निर्माण करेंगे, अंतर नियम का करेंगे, प्रोस्पेक्ट तैयार करेंगे, किस प्रकार से जनता से पैसा लेना है। विभिन्न प्रलेखों को रजिस्ट्रार के समक्ष प्रस्तुत करेंगे, जो भी डॉक्यूमेंट्स है रजिस्ट्रार के समक्ष, यानी प्रत्येक राज्य में रजिस्ट्रार होता है तो उस संबंधित क्षेत्र में उसका रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। रजिस्ट्रार जांच करने के बाद में रजिस्ट्रेशन करता है। इसके अलावा बैंकर्स है, अंकेश की व्यवस्था करेंगे, अंशों ऋण पत्रों को निर्मित करेंगे। इस प्रकार से कार्य जो प्रवर्तक होते हैं उनको करना होता है। फिर है समामेलन पंजीयन रजिस्ट्रेशन के बारे में बात करते हैं। इसके बारे में बात करते हैं, समामेलन पंजीयन रजिस्ट्रेशन। तो कंपनी के निर्माण की दूसरी अवस्था होती है समामेलन होती है। क्या होती है, इनकॉर्पोरेशन होती है। समामेलन वह प्रक्रिया है जिसमें कंपनी का रजिस्ट्रेशन या पंजीयन करवाना होता है। फलस्वरूप एक कंपनी वैधानिक अस्तित्व में आती है। जब तक कंपनी का रजिस्ट्रेशन या पंजीयन नहीं हो पाता है तब तक कंपनी एक तरह से वैधानिक अस्तित्व में नहीं मानी जाती है। तो समामेलन हेतु प्रवर्तकों को निम्न कार्य करने होते हैं। समामेलन की आरंभिक क्रियाएं करना, जैसे कार्यालय हेतु राज्य का चयन करना, किस राज्य में कार्यालय स्थापित करना है, आवश्यक जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो तैयार करना है, कंपनी का नाम का चयन करना, निश्चय करना है, अनुज्ञा पत्र जो भी एनओसी है जिस डिपार्टमेंट से, जिस संस्था से लेनी है वो लेने का कार्य किया जाता है। फिर आवश्यक प्रलेखों को रजिस्ट्रार के पास प्रस्तुत किया जाता है, जैसे पार्षद सीमा नियम है, अंतर्नियम है, जो भी कंपनी के रूल्स रेगुलेशन बनाए जाते हैं पार्षद सीमा नियम अंतर्नियम के माध्यम से बनाए जाते हैं, उनको पेश किया जाता है कि इनका उद्देश्य क्या रहेगा, कंपनी किस क्षेत्र में व्यापार करेगी, पूंजी क्या रहेगी, एक्सेट्रा जो भी चीज़ें तमाम इसमें लिखा जाता है। फिर कंपनी का रजिस्टर्ड कार्यालय की जानकारी होगी, लिखित सहमति एवं संचालकों की सूची होगी, कौन कौन डायरेक्टर है, इनकी लिखित सहमति होगी। ऐसा नहीं कि डायरेक्टर किसी को विदाउट सहमति से उसको नियुक्त कर दिया जाए, तो उसकी लिखित सहमति होगी।
अन्य पक्षकारों से जो भी अनुबंध किया गया है, मशीनरी परचेज की गई है, लोन लिया गया है, जो भी स्टेक होल्डर है उनसे जो भी एग्रीमेंट किया गया है, उनका पत्र चाहिए, उनके डॉक्यूमेंट चाहिए है, वैधानिक घोषणा है, प्रोस्पेक्ट है, निर्धारित शुल्क जमा करवाना होगा। इसके अलावा समय ऐसी प्रोसेस करने के बाद में फिर रजिस्ट्रार उनका रजिस्ट्रेशन कर लेता है और भी समामेलन का प्रमाण पत्र जारी कर देता है। और कंपनी समामेलन के प्रमाण पत्र प्राप्ति के प्रभाव क्या होते हैं अब देखते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। फिर है पूंजी विधान की व्यवस्था करना। तो न्यूनतम पूंजी विधान संचालकों के अनुसार पूंजी का वह भाग होता है जो कंपनी के आरंभिक व्ययों, यानी कंपनी अब स्वाभाविक कंपनी की स्थापना करेंगे तो छोटे मोटे खर्चे होंगे, आरंभिक व्यय होंगे, क्रय किए गए संपत्ति के मूल्य व अन्य ऋणों के भुगतान तथा कार्यशील पूंजी वर्किंग कैपिटल के पर्याप्त होता है। निजी कंपनी समामेलन से पूर्व पूंजी एकत्रित कर लेती है, यानी निजी कंपनी होती है और समामेलन से, ये इंपॉर्टेंट है, विशेष रूप से ध्यान रखना आपको। जो प्राइवेट कंपनी होती है, जब तक समामेलन कंपनी का समामेलन जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं होता, समामेलन से पूर्व ही पूंजी एकत्रित कर लेती है, क्योंकि यहाँ पे सदस्य होते हैं मिनिमम 2 मैक्सिमम 200 होते हैं, तो आपस में वो पूंजी एकत्रित कर लेते हैं प्रारंभिक व्यय को करने हेतु। अतः उसे जनता को अंश क्रय हेतु आमंत्रित करने की यहाँ पे कोई आवश्यकता नहीं होती है। जबकि सार्वजनिक कंपनी, यानी सार्वजनिक कंपनी प्रविवरण निर्गमन के बाद ही जनता को अंशों के क्रय हेतु आमंत्रित कर सकती है। यानी सार्वजनिक कंपनी है वो एक तरीके से प्रविवरण जारी करेगी, जो जैसा कि आप न्यूज़पेपर में देखते हैं, अखबारों में देखते हैं। ठीक है, आईपीओ आता है, एफपीओ आता है, इनिशियल पब्लिक ऑफर आता है, तो जनता को प्रविवरण जारी कर अंशों को क्रय हेतु आमंत्रित यहाँ पे करती है। इस प्रकार से पूंजी जुटाने का कार्य इनके द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट, एक कंपनी की अंश पूंजी संरचना निम्न प्रकार की होती है। यानी जो एक कंपनी होती है उसकी, जैसा कि अपने कॉर्पोरेट अकाउंटिंग वाला पोर्शन में देखा था, तो इनकी बैलेंस शीट होती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, तो उसमें ऑथराइज कैपिटल होती है, इशूड कैपिटल होती है, पेड अप कैपिटल होती है, अनकॉल्ड कैपिटल है, सब्सक्राइब कैपिटल है, वो किस प्रकार से बटी होती है वो देखते हैं। अधिकृत पूंजी है और ऑथराइज कैपिटल है, तो ये कंपनी की अधिकतम पूंजी होती है, यानी मैक्सिमम कंपनी अपने जीवन काल में इतनी पूंजी निर्गमित कर सकती है। इसका उल्लेख पार्षद सीमा नियम में किया जाता है। इसका उल्लेख पार्षद सीमा नियम में होता है। सीमा नियम में पूंजी वाक्य में अंकित होने के कारण इसे अंकित पूंजी या नाम मात्र की पूंजी या पंजीकृत पूंजी भी कहा जाता है, यानी इसका योग बैलेंस शीट के योग में नहीं किया जाता है। फिर इशूड कैपिटल के बारे में बात करें, निर्गमित पूंजी है, तो कंपनी द्वारा जारी अधिकृत पूंजी का वह भाग जो जनता के द्वारा क्रय हेतु निर्गमित किया गया है, निर्गमित पूंजी कहलाती है। जैसे ऑथराइज कैपिटल 1 लाख की है, 80,000 आपने जारी कर दिए हैं, तो एक तरह से जो भी 80,000 जारी की गई है वो आपकी इशूड कैपिटल कहलाती है। अब सब्सक्राइब कैपिटल है, प्राथित पूंजी, निर्गमित पूंजी का भाग जो जनता द्वारा क्रय कर लिया गया है वो प्राथित पूंजी कहलाती है। 80,000 जारी की, 17,000 क्रय कर लिया, तो आपकी यहाँ पे एक तरह से पड़ब कैपिटल हो जाएगी। फिर याचित पूंजी है, यानी मांगी पूंजी है, तो प्राथित पूंजी का वह भाग जो आवश्यक अंशों पर भुगतान हेतु मांग लिया जाता है वो एक तरह से मांगी पूंजी कहलाती है। तो प्रदत्त पूंजी पेडअप कैपिटल है। याचित पूंजी का वह भाग जिसका अंशधारियों द्वारा भुगतान कर दिया जाता है वो एक पेडअप कैपिटल कहलाती है। यानी प्राथित यानी सब्सक्राइब कैपिटल है और ये आपकी पेडअप कैपिटल है। और रिजर्व कैपिटल है तो कंपनी की पूंजी का एक भाग जिसे कंपनी समापन के लिए, यानी इन फ्यूचर में जब उसका समापन किया जाएगा या उसका विस्तार किया जाएगा उसमें एक तरह से पूंजी रिजर्व रख ली जाती है, तो जब वो आवश्यकता पड़ती है उसी समय उस संचित कैपिटल को मांगा जाता है, तो वही एक तरह से संचित पूंजी कहलाती है। एक भाग जिसे कंपनी के समापन के लिए आरक्षित रखती है या समापन पर ही मांगती है उसे संचित पूंजी यहाँ पे कहते हैं। तो यदि अंश पूंजी के बारे में यहाँ पे बात हो चुकी है। ठीक है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग वाले चैप्टर में इसको डिटेल से पढ़ चुके हैं, तो आप वहाँ इसको और देख लेना। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग जो प्लेलिस्ट है उसमें कंपनी के रिगार्डिंग है, उसमें डिटेल से बात कर चुके हैं। ये आपका थ्योरेटिकल है, वहाँ थ्योरेटिकल पर प्रैक्टिकल था, या सिर्फ थ्योरेटिकल बात करेंगे। फिर इसके बाद इतना होने के बाद में व्यापार आरंभ करने का प्रमाण पत्र मिलता है, किसके द्वारा, रजिस्ट्रार द्वारा कंपनियों को व्यापार आरंभ करने का प्रमाण पत्र दे दिया जाता है। तो प्रमाण पत्र प्राप्त करना निजी कंपनी की स्थिति में कंपनी को व्यवसाय आरंभ करने का प्रमाण पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता यहाँ पे नहीं होती है। यानी जो प्राइवेट कंपनी होती है उसको व्यवसाय आरंभ करने के प्रमाण पत्र की कोई आवश्यकता नहीं होती है। अब जैसे उसका रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो अब अपना व्यापार आरंभ कर सकती है। जबकि जो सार्वजनिक कंपनी होती है उसको व्यापार आरंभ करने के लिए व्यवसाय आरंभ करने का प्रमाण पत्र प्राप्त करना यहाँ पे आवश्यक होता है। ठीक है, और 1 वर्ष के मध्य उससे अपना व्यापार आरंभ करना अनिवार्य होता है। फिर देखते हैं पार्षद सीमा नियम और पार्षद अंतर नियम एवं प्रविवरण क्या होता है। तो ये कंपनी की एक तरह से मूलभूत चीजें होती है। एक तरह से कभी कंपनी का संविधान होता है या कानून, रूल्स रेगुलेशन होते हैं, पार्षद सीमा नियम और पार्षद अंतर नियम। पहले फर्स्टली बात करते हैं पार्षद सीमा नियम के बारे में, यानी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन यानी MOA। ठीक है, तो पार्षद सीमा नियम यह किसी कंपनी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रलेख होता है जो कंपनी की स्थापना हेतु आवश्यक एवं अनिवार्य होता है। इसमें कंपनी के कार्य क्षेत्र, उद्देश्य, पूंजी एवं सदस्यों के दायित्वों का उल्लेख होता है। जो पार्षद सीमा नियम है यह महत्वपूर्ण प्रलेख होता है जो कंपनी की
कंपनी का एस्टेब्लिशमेंट या स्थापना हेतु अत्यंत आवश्यक अनिवार्य होता है। और इसमें क्या क्या होगा, इसमें इसका कार्य क्षेत्र क्या रहेगा, उद्देश्य क्या रहेगा, कंपनी का पूंजी कितनी रहेगी, सदस्यों के दायित्व एक्सेट्रा का यहाँ पे उल्लेख किया जाता है। नेक्स्ट है धारा 256 के अकॉर्डिंग, सेक्शन 2 क्लोज 56 के अकॉर्डिंग कंपनी एक्ट 2013 के बारे में है के अनुसार सीमा नियम से आशय है। अब किसके बारे में बात करें, सीमा नियम से आशय ऐसे कंपनी के पार्षद सीमा नियम से है जो पूर्ववर्ती किसी भी कंपनी विधान अथवा इस अधिनियम के अनुसरण में मूल रूप से बनाया गया अथवा समय समय पर परिवर्तित किया गया है, वही एक तरीके से पार्षद सीमा नियम यहाँ पे कहलाता है। यानी एज पर सेक्शन 256 मेमोरेंडम मीन्स द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ ए कंपनी एज ओरिजिनली framed or as altered from time to time in pursuance of any previous company law or law of this act। अब इसमें ये काफी इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है कि पार्षद सीमा नियम के अंतर्गत कौन कौन से वाक्य शामिल होते हैं। तो इस प्रकार से आपका प्रश्न आने की इसमें पूरी पूरी पॉसिबिलिटी रहेगी। ठीक है, छोटी गलत तो कोई आपको यह विशेष ध्यान में रखना होगा फ्रेंड्स। पार्षद सीमा नियम की विषय वस्तु, यानी पार्षद सीमा नियम की विषय वस्तु है, पार्षद सीमा नियम की विषय वस्तु कंपनी अधिनियम की धारा कौन सी है, कंपनी अधिनियम की धारा 4(1) में उल्लिखित है। इसमें निम्न वाक्यों का उल्लेख होना होता है। तो इसमें फसली तो होगा आपका नाम वाक्य होगा, क्या होगा, यानी कंपनी का नाम वाक्य से मतलब है कि कंपनी का नाम क्या है। फिर दायित्व वाक्य होगा, यानी दायित्व कंपनी का दायित्व क्या है, ठीक है, जो भी उसके मेंबर्स है। फिर स्थान वाक्य का उल्लेख करना होगा, पूंजी वाक्य का उल्लेख होगा, कंपनी की पूंजी कितनी है, उद्देश्य क्या है इसके, अभिदाता वाक्य उनका यहाँ पे उल्लेख किया जाता है। ठीक है, तो इसमें आपका कितने वाक्य आए, क्लोज आएंगे, 1 2 3 4 5 6 क्लोज इसमें पार्षद सीमा नियम में इंक्लूड किए जाते हैं। यानी द कंटेंट्स ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आर स्पेसिफाइड इन सेक्शन 4(1) ऑफ द कंपनीज एक्ट। इट मस्ट इंक्लूड द फॉलोइंग क्लोजेज, एंड नेम क्लोज आएगा, लाइबिलिटी क्लोज आएगा, आपका रजिस्टर्ड ऑफिस एंड पैलेस क्लोज है, कैपिटल क्लोज है, ऑब्जेक्ट क्लोज है और सब्सक्रिप्शन क्लोज यहाँ पे आएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि पार्षद सीमा नियम के अंतर्गत कौन कौन से क्लोज यहाँ पे शामिल किए जाते हैं। इस प्रकार से आपका प्रश्न पूछा जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं पार्षद अंतर्नियम के बारे में, इसके बारे में बात करते हैं। पार्षद अंतर्नियम देखते हैं हम यहाँ पे। पार्षद सीमा नियम हो चुका है, महत्वपूर्ण प्रलेख है, और ये पार्षद अंतर्नियम आपका एक तरह सहायक प्रलेख होता है। यानी पार्षद सीमा नियम तो एक महत्वपूर्ण प्रलेख होता है, अनिवार्य प्रलेख होता है, जबकि पार्षद अंतर्नियम एक सहायक प्रलेख होता है। ये आपको ध्यान रखना है। ये किसी कंपनी का द्वितीय महत्वपूर्ण प्रलेख है जिसमें कंपनी के पार्षद सीमा नियमों में दिए गए उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कंपनी के व्यवसाय के आंतरिक क्रियाकलापों, यानी जो इंटरनल उसकी प्रोसीजर होती है, इंटरनल प्रोसीजर को संचालित करने के लिए आवश्यक नियम एवं उपनियम बनाए जाते हैं, दिए जाते हैं। यह कंपनी सीमा नियम के सहायक एवं अधीन होता है। ठीक है, तो ये पार्षद अंतर्नियम होता है वो कंपनी सीमा नियम के सहायक। इस प्रकार से प्रश्न आ सकता है कि सहायक होता है या नहीं होता है, या मुख्य प्रलेख कौन सा होता है। तो ये कंपनी सीमा नियम के सहायक एवं अधीन होता है। कौन होता है, पार्षद अंतर्नियम। ठीक है, यानी आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, AOA इसको शॉर्ट में कहा जाता है। इसमें कंपनी के आंतरिक नियमों का समावेश होता है, यानी आंतरिक जो भी नियम है डे बाई डे के, उसका संचालन करने हेतु कंपनी द्वारा पार्षद अंतर्नियम तैयार किया जाता है। ठीक है, तो ऊपर अपन ने बात की थी पार्षद सीमा नियम की विशेष सामग्री, उसमें विशेष सामग्री कौन कौन सी आती है। अब पार्षद अंतर्नियम की विशेष सामग्री देख लेते हैं यहाँ पे। तो अंश पूंजी से संबंधित बातों का पूर्ण उल्लेख इसमें किया जाएगा। क्या किया जाएगा, जो भी अंश पूंजी है, जैसे आपके ऑथराइज कैपिटल कितनी है, सब्सक्राइब्ड, पेड अप, होल्ड अप, अनहोल्ड एक्सेट्रा जो भी है, तो अंश पूंजी से संबंधित बातों का पूर्ण उल्लेख करना। अंतर नियमों में लाभांश की घोषणा में वितरण का उल्लेख किया जाएगा, या लाभांश कितनी बार दिया जाएगा, कैसे दिया जाएगा, कितना परसेंटेज है, एक्सेट्रा जो भी है उसका उल्लेख किया जाएगा। अंतर नियमों में प्रबंध संबंधी नियम का जो मैनेजमेंट का कार्य है किस प्रकार से किया जाएगा, किन व्यक्तियों द्वारा किया जाएगा, उनका उल्लेख होगा। इसके अलावा अंतर नियमों में सचिव यानी सेक्रेटरी और कोषाध्यक्ष संबंधी नियम का वर्णन होगा। संचालक एवं उनकी नियुक्ति का उल्लेख, संचालकों की नियुक्ति किस प्रकार से की जाएगी, एक्सेट्रा जो भी है उनका उल्लेख किया जाएगा। ऋण संबंधी नियमों का उल्लेख होगा, यानी ऋण किन व्यक्तियों से लिया जाएगा, किनको दिया जाएगा, कितनी अवधि के लिए लिया जाएगा, शॉर्ट टर्म लिया जाएगा, लॉन्ग टर्म लिया जाएगा, एक्सेट्रा जो भी चीजें उनका उल्लेख होगा। इसके अलावा सभा, जो भी कंपनी की सभा होती है तो सभा संचालन का उल्लेख होगा, अंकेक्षण किस प्रकार से किया जाएगा, कंपनी का समापन कैसे होगा अगर फ्यूचर में किया जाता है। तो प्रारंभिक जो प्रसुविधे है, अभिभावक जो भी अंडर राइटिंग कमीशन है, न्यूनतम विधान इत्यादि से संबंधित नियमों का यहाँ पे उल्लेख किया जाएगा, किसमें, पार्षद अंतर नियम में। और न्यूनतम अभिधान के बारे में आप सभी जानते हैं कि 90% अगर आपको न्यूनतम अभिधान नहीं मिलता है तो आप एक तरह से उनका अलॉटमेंट नहीं कर सकते शेयरों का। सॉरी, बात करते हैं यहाँ पे प्रोस्पेक्ट के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं फ्रेंड, प्रोस्पेक्ट के बारे में बात करते हैं। यानी आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बारे में बात हो चुकी है। जबकि जो आपका MOA होता है, यानी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है, वो एक तरह से कंपनी का महत्वपूर्ण प्रलेख होता है, अनिवार्य प्रलेख होता है, जिसमें आपका
6 वाक्य इसमें शामिल होते हैं, और जबकि आपका आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है, यानी पार्षद अंतर नियम है, तो एक तरह से कंपनी का सीमा नियम का सहायक प्रलेख होता है, जिसमें जो आंतरिक रूल्स रेगुलेशन होते हैं उनका उल्लेख किया जाता है। अब बात करते हैं प्रोस्पेक्ट के बारे में, यानी प्रविवरण क्या होता है। तो इसका आशय क्या है कि एक ऐसे प्रपत्र है जो पूंजी प्राप्त करने या एकत्रित करने के उद्देश्य से जनता को निमंत्रण पत्र के रूप में जारी किया जाता है। इसके द्वारा कंपनी के अंशों एवं ऋण पत्रों को क्रय करने के लिए जनता को आमंत्रित किया जाता है। ठीक है, इसका कहने का तात्पर्य है कि जो सार्वजनिक कंपनियां हैं वो जनता से पैसा लेती है पंचों के रूप में, डिबेंचर के रूप में, जैसा कि आप समाचार पत्रों में देखते हैं, न्यूज में देखते हैं। इन आईपीओ जारी किया जाता है, और आईपीओ का मतलब है इनिशियल पब्लिक ऑफर। तो सार्वजनिक सूचना दी जाती है, ठीक है, उसमें पूरा डाटा दिया जाता है, बिड कब ओपन होगी, पर शेयर का मूल्य कितना है, कैसे आपको पैसे जमा कराना है, अलॉटमेंट किस प्रकार से होगा, एक्सेट्रा, जो भी चीज़ें वो प्रोस्पेक्ट में डिटेल से दिया जाता है। तो जनता को आमंत्रित करना ही पैसों के लिए, वो एक तरीके से अंशों एवं ऋण पत्रों को क्रय करने तो आमंत्रित करना ही प्रोस्पेक्ट कहलाता है। तो दिस रेफर्स टू ए डॉक्यूमेंट्स इश्यूड टू द पब्लिक एज एन invitation for a purpose of raising or collecting capital. Through it the public is invited to purchase the company's shares and debentures. नेक्स्ट है धारा 2 क्लोज 70 के अकॉर्डिंग, धारा 270 के अनुसार प्रविवरण से आशय एक ऐसे प्रपत्र से है जिसे प्रविवरण की तरह से वर्णित अथवा निर्मित किया गया है, जिसमें मायावी प्रविवरण। अब इसमें दो प्रकार के प्रविवरण जारी किए जाते हैं। एक तो होता है, ये विशेष ध्यान रखना, इस प्रकार प्रश्न आ सकता है आपका, एक तो होता है मायावी प्रविवरण। क्या होता है फ्रेंड्स? एक तो प्रविवरण प्रोस्पेक्ट दो प्रकार से जारी किए जाते हैं, मायावी प्रविवरण और एक होता है आपका सेल्फ प्रविवरण। क्या होता है? मायावी प्रविवरण और एक सेल्फ प्रविवरण, अथवा किसी भी प्रकार का सूचना पत्र, परिपत्र, विज्ञापन या अन्य प्रपत्र सम्मिलित है जो किसी समवाय संस्था की प्रतिभूतियों के अभिधान या ऋण पत्रों के क्रय के लिए जनता से प्रस्ताव आमंत्रित करता है, उसी को ही प्रोस्पेक्ट कहा जाता है। तो अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 270, प्रोस्पेक्ट्स मींस एनी डॉक्यूमेंट्स डिस्क्राइब्ड और इश्यूड एज ए प्रोस्पेक्ट्स एंड इंक्लूड्स ए रेड हेरिंग प्रोस्पेक्ट, यानी मायावी को ए रेड कहा जाता है, ए रेड हेरिंग प्रोस्पेक्ट और ए सेल्फ प्रोस्पेक्ट और एनी नोटिस, सर्कुलर, एडवर्टाइजमेंट और अदर डॉक्यूमेंट्स इनवाइटिंग ऑफर्स फ्रॉम द पब्लिक फॉर द सब्सक्रिप्शन ऑफ सिक्योरिटीज और द परचेजेज ऑफ डिवेंचर्स ऑफ ए बॉडी कॉर्पोरेट, यानी जो भी पैसों की जनता से जो पैसा लेना है उसके रिगार्डिंग जो भी प्रपत्र जारी किया जाता है, चाहे वो विवरण के रूप में हो, प्रोस्पेक्ट के रूप में हो, विज्ञापन के रूप में हो, सूचना के रूप में हो, मायावी प्रविवरण के रूप में हो, सेल्फ प्रविवरण के रूप में हो, तो उसी को एक तरीके से प्रोस्पेक्ट यहाँ पे कहा जाता है। अब आपके टाइप्स ऑफ प्रविवरण के बारे में बात करते हैं। तो प्रविवरण आपके जो होते हैं, यानी प्रोस्पेक्ट आपके टू टाइप्स के होते हैं। एक तो होता है आपका सेल्फ प्रविवरण, एक होता है मायावी प्रविवरण। ठीक है, सेल्फ के बारे में बात करेंगे, फिर आपका मायावी प्रविवरण के बारे में बात करेंगे, यानी सेल्फ प्रोस्पेक्ट और डिसेप्टिक प्रोस्पेक्ट्स। ठीक है, ये काफी महत्वपूर्ण है, तो इस प्रकार से प्रश्न आ सकता है आपका। तो सेल्फ क्या होता है पहले देखते हैं। तो सेल्फ प्रविवरण एक ऐसी प्रविवरण है जो उन प्रतिभूतियों या उन वर्गों की प्रतिभूतियों, जो सिक्योरिटीज आपका डिबेंचर है, आपके शेयर्स है, जिसका उसमें उल्लेख किया गया है कि एक निश्चित अवधि में एक या अधिक निर्गमनों के लिए प्रविवरण जारी किए बिना अभिधान हेतु जारी किया गया है, उसको कहा जाता है सेल्फ प्रविवरण। और मायावी प्रविवरण किसे कहा जाता है? मायावी प्रविवरण से तात्पर्य किसी ऐसे प्रोस्पेक्ट से होता है जिसमें उसमें उल्लेखित प्रतिभूतियों की मात्रा एवं मूल्य के संबंध में पूर्ण विवरण नहीं होता है, यानी इसमें पूर्ण विवरण होता है, जबकि सेल्फ में पूर्ण विवरण होता है और मायावी में किसी प्रकार से पूर्ण विवरण नहीं होता है, तो उसी को एक तरह से मायावी प्रविवरण यहाँ पे कहा जाता है। ठीक है, तो ये दोनों को विशेषताएं देख चुके हैं। तो इस प्रकार से आपका एग्जाम में प्रश्न आ सकता है कि सेल्फ प्रविवरण क्या होता है और आपका जो मायावी है रेड प्रोस्पेक्ट क्या होता है, उसके बारे में बात कर चुके हैं। अब इसके इंग्लिश वर्जन देख लेते हैं। तो सेल्फ प्रोस्पेक्ट्स है, तो ए सेल्फ प्रोस्पेक्ट इज ए प्रोस्पेक्ट्स इशूड फॉर वन और मोर इश्यूज ऑफ द सिक्योरिटीज और क्लास ऑफ सिक्योरिटीज specified therein over a certain period without the need to issue a fresh prospectus for each subscription. Deceptive prospectus है, ये deceptive prospectus refers to a prospectus that does not contain complete details regarding the quantity or value of the securities mentioned therein. ठीक है, तो यहाँ पे बात हो चुकी है आपकी, यानी आपका ये कंपनी का चैप्टर था, इसमें ये वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं। अलग कंपनी अभी आपका काफी वीडियो बनेंगे, जिसमें अपने बात की है कंपनी क्या होती है, फिर भारतीय कंपनी अधिनियम 13 की धारा के तहत जो भी इसका निर्माण किया जाता है, कैसे किया जाता है, कंपनी की प्रकृति विशेषताओं के बारे में बात कर चुके हैं। फिर इसके बाद में अपने बात की थी फ्रेंड्स कंपनी के टाइप्स, जिसमें सम्मेलन के आधार पर, दायित्व के आधार पर, स्थायित्व का, स्वामित्व के आधार पर, राष्ट्रीयता के आधार पर, उद्देश्य सदस्यों की संख्या के आधार पर, इसके अलावा
कंपनी की स्वतंत्रता के आधार पर कंपनी का निर्माण किस प्रकार से किया जाता है, पहले कंपनी का प्रवर्तन होगा, कंपनी प्रवर्तक क्या होता है उसके बारे में बात की है। फिर अपने समामेलन पंजीयन रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से करवाया जाता है उसके बारे में बात कर चुके हैं। पार्षद अंतर नियम सीमा नियम क्या होता है उसके बारे में बात कर चुके हैं। पूंजी अभिधान की व्यवस्था कैसे की जाती है, और जो एक कंपनी की पूंजी संरचना होती है उसके बारे में बात कर चुके हैं। इसके अलावा पार्षद सीमा नियम, अंतर नियम और प्रोस्पेक्ट क्या होता है, तो इसमें किन किन को शामिल किया जाता है पार्षद सीमा नियम में, पार्षद अंतर नियम में, और प्रोस्पेक्ट क्या होता है। तो प्रोस्पेक्ट का पहले सामान्य परिचय देखा, फिर सेल्फ विवरण और मायावी प्रवरण क्या होता है उसके बारे में यहाँ पे डिटेल्स से, यानी एक तरह से इनकी परिभाषाओं के बारे में बात कर चुके हैं। ठीक है, तो ये वीडियो आपका कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट सेकंड नंबर का वीडियो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।